नमस्कार, वक्त हो गया है लाख टके की बात का। मैं हूं अपर्णा मौजूद और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। सबसे पहले बात करेंगे किसानों से जुड़ी हुई खबर की। आपको बता दें कि किसान आंदोलन चलता रहेगा या खत्म होगा, इसका फैसला 1 दिसंबर को होने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल किसानों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही है, लेकिन 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तीनों कृषि कानून रद्द हो चुके हैं, ऐसे में किसान आगे क्या करेंगे, इसी मसले पर बातचीत के लिए बुधवार को सुबह 11 बजे मीटिंग बुलाई गई है। किसान अभी एमएसपी की गारंटी वाले कानून की मांग कर रहे हैं। इसके लिए सरकार से बातचीत की वकालत भी किसानों की ओर से लगातार की जा रही है। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤੋਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 42 ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 11 ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। और आज राज्यसभा पास हो गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में विधेयक पेश किया और विपक्ष के विरोध के बावजूद बिल को पारित कर दिया। इसके साथ ही दोपहर 2 बजे के बाद इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया और ध्वनि मत से उच्च सदन में भी बिल पास हो गया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 3 कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। वहीं एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग पर सहमति जताते हुए भी विपक्ष, आपको बता दें कि इस पर कानून बनाने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष लोकसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एमएसपी पर तत्काल कानून बनाने की भी मांग की है। विपक्षी नेताओं के हंगामे के मद्देनजर दोनों सदनों को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं बिल वापसी के बाद कृषि मंत्री ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। तो बिल वापसी के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के साथ है और सरकार ने पिछले 7 सालों में कृषि को बढ़ावा दिया है। प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ बनाने की घोषणा की है, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है। 6,850 करोड़ रुपया सरकार उस पर खर्च करने वाली है। ये एफपीओ बनने के बाद इसके माध्यम से निश्चित रूप से खेती और किसानी में बहुत परिवर्तन आने वाला है। ऑयल पाम की योजना भी भारत सरकार इस वर्ष लेके आई है। इस पर 11,000 करोड़ से अधिक राशि हम खर्च करने वाले हैं। इससे निश्चित रूप से खाद्य तेलों पर जो हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता है वह भी कम होगी। तो वहीं राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि वहीं विपक्ष ने सरकार पर चर्चा न करने का आरोप लगाया। कानून एक बीमारी थे, वो खत्म हो गए। किसानों के जो दूसरे मसले हैं वो ऐसा कैसा ही है, वो 1.5 साल लेट हुई है शुरू, उन पर भी बातचीत अब हो जाए। जिस समय किसानों ने आंदोलन छेड़ा उस समय भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड था, और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है तो वो किसानों के पक्ष में कैसे हो गया। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। वहीं विपक्ष को कम से कम मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। और 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। और अब बात करते हैं ट्रैक्टर रैली की। यूपी चुनाव को देखते हुए बीजेपी कई जिलों में ट्रैक्टर रैली का आयोजन कर रही है। सहारनपुर में भी आज बीजेपी ने ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसकी शुरुआत कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने ट्रैक्टर चलाकर की है। और इससे पहले सुरेश राणा ने एक जनसभा को भी संबोधित किया और विपक्ष पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी की ट्रैक्टर रैली पर कांग्रेस ने तंज कसा है।
किसान किसी भी भय और आतंक का इस समय शिकार नहीं है, इसलिए किसानों ने बड़ी संख्या में यहाँ एक ट्रैक्टर रैली निकाल करके भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में और तमाम हमारे आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का आभार किसान कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से आदरणीय योगी जी ने जो ऐतिहासिक काम किसानों के हित में किए हैं, उन तमाम फैसलों का स्वागत यहाँ किसान कर रहे हैं। किसानों को लुभाया ट्रैक्टर से नहीं जाएगा कि आप ट्रैक्टर पे बैठ के लुभा रहे हो, किसानों को लुभाया जाएगा किसान की फसल के दाम देकर। जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था देश के किसान के साथ कि मैं 2022 तक आय दुगनी कर दूंगा, और आय घट करके आधी हो गई। उस आय को कांग्रेस के शासन के मुकाबले ही ला के खड़ी करते हैं, वही बहुत बड़ी मेहरबानी किसानों के ऊपर होगी। और चलिए बात करते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। तो चुनाव से पहले गन्ना किसानों को सीएम ने बड़ी सौगात दी है। गन्ने को लेकर राज्य सरकार ने संशोधित मूल्य घोषित कर दिया है। गन्ने के समर्थन मूल्य में 29.5 रुपए का इजाफा किया गया। अगेती यानी अर्ली गन्ने की प्रजाति पर 355 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। और पिछले साल अगेती प्रजाति पर 327 रुपए दिए जा रहे हैं, वही समान प्रजाति पर 345 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे, जबकि पिछले साल समान प्रजाति पर 317 रुपए घोषित थे। इसके साथ ही सरकार ने गन्ना भाड़े में भी किसानों को बड़ी राहत दी। गन्ना भाड़े में 11 रुपए प्रति क्विंटल की जगह अब 9.5 रुपए लिए जाएंगे। रुपया 355 प्रति क्विंटल की दर से घोषित की जाती है। सामान्य प्रजाति हेतु 345 रुपए प्रति क्विंटल मिलों द्वारा देय होगा। मुझे घोषणा करने में अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि किसानों को क्रय केंद्र से मिलता गन्ना भाड़ा जो कुल 11 प्रति क्विंटल देना पड़ता था, उसे घटाकर 9.50 यानी कि 9.5 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाता है। और अब खबर लखनऊ से, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। सीएम आवास पर यह बैठक चल रही है। राधा मोहन सिंह, धर्मेंद्र प्रधान बैठक में शामिल हैं। 2022 चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद है। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक 2022 के चुनावों को देखते हुए ये बड़ी बैठक, रणनीति क्या होगी, किस तरह जनता के बीच कार्यकर्ता उतरेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, उन तमाम पहलुओं पर ये बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है और इस दौरान जनता के बीच भी जाना है। तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच अपनी पैठ भी बैठाना है, इसी को लेकर ये बड़ी बैठक की जा रही है। इस बैठक के दौरान आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा, आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी कि इस बैठक में किस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव को फतेह किया जा सकता है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। और चलिए बात करते हैं यूपी के दौरे की बात करते हैं। तो यूपी का दौरा, आपको बता दें कि यूपी के दौरे के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि यूपी में लोगों में काफी उत्साह है, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, सभी चाह रहे हैं कि योगी सरकार बदलनी चाहिए। प्रियंका गांधी उम्मीद किरण के तौर पर नजर आ रही हैं और कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। यूपी में लगातार अभी 3 बड़ी सभाएं प्रियंका जी के द्वारा, जिसमें गोरखपुर है, बनारस है और अभी बुंदेलखंड में जो है बहुत उत्साह है लोगों में, परिवर्तन की चाहत है। सब लोग चाहते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार बदली जाए और उम्मीद की किरण में प्रियंका जी दिखाई दे रही हैं। तो लगातार कांग्रेस का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। और अब बात देवस्थानम बोर्ड की। देवस्थानम बोर्ड पर धर्म मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री धामी को कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी है। सतपाल महाराज की अध्यक्षता में उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट तैयार की गई थी। अब रिपोर्ट के आधार पर सीएम धामी फैसला लेंगे। नवंबर 2019 को त्रिवेंद्र सरकार ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत 4 धाम से जुड़े 51 मंदिरों के लिए देवस्थानम एक्ट लाकर मंदिरों के मैनेजमेंट का जिम्मा देवस्थानम बोर्ड को सौंप दिया। तब से लगातार बोर्ड को लेकर पंडा पुरोहित धरना प्रदर्शन कर रही हैं। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार की बात कही तो ठीक 4 महीने बाद सीएम बने पुष्कर सिंह धामी ने बीच का रास्ता निकालते हुए सभी पहलुओं पर विचार विमर्श के लिए हाई पावर कमेटी गठित कर डाली। अब ये रिपोर्ट भी सरकार को उपलब्ध हो चुकी है। सीएम से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। हम देख रहे हैं, सभी से बात कर रहे हैं। अभी मैं कोशिश करूंगा तीर्थ पुरोहितों से भी बात करूं, बात करने के बाद देखते हैं। अभी कल रिपोर्ट आ गई है, मुख्यमंत्री जी को मिल गई है। अभी मैं समझता हूं कि उसका अध्ययन करने के बाद जल्दी इस पर निर्णय सरकार को ले लेगी।
मामले में पूरी संभावना है कि सरकार जल्द ही देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान कर सकती है। हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट पर फाइनल कमेंट के लिए जो 3 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी, अब उसकी भी रिपोर्ट तैयार है। कमेटी के सदस्य सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार सभी के हितों को ध्यान में रखकर फैसला लेगी। 30 तारीख तक का हम लोगों का कमिटमेंट था कि हम 30 तारीख तक इस मसले का समाधान निकाल देंगे और मैंने इसीलिए अपील भी की थी सभी लोगों से कि धैर्य बनाए रखें, सरकार पर भरोसा करें। सरकार संवेदनशील है और सरकार तीर्थ पुरोहितों के हितों को लेकर के पूरी तरह से संवेदनशील है और जो भी निर्णय होगा वो उनके हितों को देखते हुए होगा। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिसकी आड़ में विपक्ष उस पर भारी पड़ सके। इसलिए माना जा रहा है कि पिछले 2 सालों से पंडा पुरोहितों और सरकार के बीच बना गतिरोध अब जल्द ही समाप्त हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वाजिद अली शाह के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने आपको बता दें कि सीएम ने शताब्दी स्तंभ का अनावरण करने के साथ ही चिड़ियाघर के बाघों और तेंदुआ का नामकरण भी किया। सीएम ने बाघों का नाम शेर खान, सिम्बा और मादा बाघ का नाम साक्षी रखा। साथ ही नर तेंदुए का नाम तेजस और मादा का नाम भवानी रखा। इसके साथ ही सीएम ने डाक टिकट जारी करने के साथ बच्चों को सम्मानित करने के साथ उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। बहुत नजदीक से देखा है कि कोई भी वन्य जीव मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, बशर्ते अगर मनुष्य से उसको स्वयं खतरा न हो तो वह कोई संकट पैदा नहीं करता है। हम सबको इस व्यवहार को समझने की आवश्यकता है। लखनऊ प्राणी उद्यान को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बननी चाहिए। यहां से जुड़े हुए उन सभी स्मरणीय क्षणों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जो आने वाले समय के लिए भी एक प्रेरणादायी बन पाएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई प्रेरणा बन पाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अम्बेडकर नगर की कर लेते हैं, जहां पर युवक की हत्या के बाद हत्यारों ने खुद को मकान में कैद कर लिया और यहां पर फिर भीड़ और पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर पुलिस और हत्यारों में काफी देर तक मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 हत्यारों के पैर में गोली लगी। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपियों और पुलिस पर पथराव कर दिया। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें जारी हैं।